डॉक्टर चित्रा। आज हम लोग डॉक्टर आर.के. सचदेवा से बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं, डॉक्टर आर.के. सचदेवा फेमस ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हैं, एज वेल एज वो फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कॉस्मोस हॉस्पिटल इस दिल्ली आनंद विहार में 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने 15,000 से ज़्यादा सर्जरी ड्यूरिंग प्रैक्टिस ने किया है। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर आर.के. सचदेवा से। लेट्स मीट डॉक्टर आर.के. सचदेवा। नमस्कार। यस सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हम जानते हैं कि ये हमारी एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है। हमारी एज के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। जैसे हम आम फिजिक्स में, आम जनरल लाइफ में जानते हैं, जब भी दो मूविंग चीज़ें आपस में मिलती हैं, चलती हैं, तो आपस में रगड़ खाती हैं, आपस में उनका घिसाव होता है, तो वही चीज़ हमारे जॉइंट्स के बारे में भी है। जिनके ऊपर हमारा जो वेट पड़ता है उनमें इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, उनमें घर्षण या फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जो फैक्टर्स हमारे फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं वही हमारी डिजीज़ का कारण बनते हैं। जिसके हिसाब से जैसे हम बॉडी का वेट कहते हैं, बॉडी का वेट ज़्यादा होता है तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारे जोड़ अगर सीधे नहीं हैं, कहीं टेढ़ापन है, कहीं उनमें जोड़ के उसके इफेक्ट ज़्यादा आएंगे घर्षण के। तो दूसरी बात, अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, उन केसेस में इसके इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये ओवरऑल एक एजिंग प्रोसेस है, एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, जो हमारी एज के शुरू से, जब से हम 30 के उम्र के आसपास पहुंचते हैं, उसके बाद ये थोड़े थोड़े इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कितने आते हैं, कहाँ आते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारे वेट के ऊपर, हमारे फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने के लिए हम इस एक मॉडल का सहारा लेंगे। थोड़ी सी नॉर्मल एनाटमी जो है उसको थोड़ा समझते हैं। घुटना हमारा जो नी जॉइंट है, एक जो जांग की हड्डी है इससे बनता है। दूसरा पार्ट नीचे टांग की हड्डी जिसको हम टिबिया बोलते हैं, इसके बनता है। और तीसरा हिस्सा पेटेला जिसको हम घुटने की कटोरी बोलते हैं। ये 3 हड्डियाँ मिलके हमारा घुटना बनाती हैं। इसके अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। जो कुछ इसके अंदर वॉशर्स या शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। या फिर इसके अंदर हमारे पास ACL, PCL स्टेबलाइजिंग लिगामेंट्स हैं। इनकी जो बनतर में हमें हेल्प करते हैं। अब घुटना घिसाव किस तरह से होगा? नॉर्मल लाइफ में हम जब खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट है घुटने के सेंटर में से निकलना चाहिए। बॉडी का वेट जब हम खड़े हैं तो घुटने का वेट हमारा ये घुटने के सेंटर में से आना चाहिए। पर किसी वजह से हमारा घुटने के जो एक्सिस, वेट बेरिंग एक्सिस है हमारा, अगर चेंज हो जाता है इस तरफ या इस तरफ आ जाएगा, तो घुटने का वेट इधर पड़ेगा तो ये ज़्यादा घिसेगा, घुटने का वेट यहाँ पड़ेगा तो ये ज़्यादा घिसेगा। तो वो ज़्यादा घिसाव होने की वजह से हमारी कार्टिलेज खराब हो जाएंगी, हमारे शॉक अब्जॉर्बर्स खराब हो जाएंगे, हमारे बोन ऑन बोन आके रगड़ खाना शुरू कर देगा। जैसे कोई गाड़ी सड़क पे चलती है, रिम पे चलेगी, उसके टायर ट्यूब खत्म हो जाएंगे, तो वही हालत हमारी घुटनों का भी हो जाता है। बोन ऑन बोन आ जाएगा तो उसके घिसाव ज़्यादा आ जाएगा, तो उसमें हमें पेन और तकलीफ और ज़्यादा हो जाएगी। सर, और इसके मतलब लक्षण क्या क्या होते हैं? जहाँ तक लक्षण के सवाल है, इसमें सबसे पहले मॉर्निंग स्टिफनेस या स्टिफनेस आफ्टर फिजिकल इनएक्टिविटी। जब हम काफ़ी देर तक बैठते हैं तब घुटने को चलाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसी तरह जब हम सुबह सो के उठते हैं उस टाइम हमें लगता है कि घुटने में जकड़न है या कुछ हद तक दर्द है, या किसी हालत कई बार हमें इसमें सूजन भी महसूस होती है, चलने में तकलीफ होती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है, नीचे हम नहीं बैठ सकते। तो इसमें पेशेंट को लगता है कि मैं कुछ तरह की एक्टिविटीज़ हैं, धीरे धीरे मेरी सारी एक्टिविटीज़ बंद होती चली जा रही हैं, मैं अपने काम नॉर्मल से नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मरीज को एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल टेंशन की तरह से भी काम करता है। इसकी डायग्नोसिस मतलब कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस मेनली तो क्लिनिकल फीचर्स पर रहता है। जैसे हमने बताया कि इसमें दर्द रहती है, सूजन रहती है, घुटने में टेढ़ापन आना शुरू होता है, घुटने की मरीज की चाल बदल जाती है। तो लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या कुछ पेशेंट का एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, उसके लिए हम और एक्सरे पर थोड़ा ध्यान दें। एक्सरे देखने के लिए हमारे जो बोन्स हैं, एक तो फीमर, थाई बोन, टिबिया, टांग की बोन
और पेटेला, ये हमारी घुटने की कटोरी है। ये हम 3 जॉइंट बनते हैं टिबिया और फीमर के बीच में, मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे और एंटीरियरली पेटेलो-फेमोरल जॉइंट। अगर हमारे ये 3 जॉइंट्स इनको देखें, इनमें चेंजेस हमें देखनी पड़ेंगी इसको डायग्नोज करने के लिए। अगर हमारे ये जॉइंट स्पेसेस ऑलमोस्ट बराबर हैं, दैट मीन्स हमारा घुटना हेल्दी है, हमारी फीमर और टिबिया के आर्टिकुलर कार्टिलेज ठीक है, हमारे मेनिस्कस ठीक हैं। लेकिन इनमें अगर गैप्स कम हैं, दोनों घुटने की ये हड्डियाँ पास पास आ गई हैं, इस तरफ या इस तरफ, या फिर पेटेला और फीमर के बीच में जॉइंट स्पेस कम हो गया है, तो वो हमें ये बताता है कि ये घुटने की हड्डियां घिस गई हैं, ये ओस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। एक्सरे में हम लोग कोशिश करते हैं जानने की हमारा घुटना किस तरह से दिखाई देता है। ये हमारी फीमर है जो थाई बोन की बात करते हैं, ये हमारी टिबिया जो लेग बोन है, और ये हमारी पेटेला है जो हमारा कटोरी की जो बात कर रहे थे। जब ये दोनों हड्डियों के बीच में जो जगह हमें खाली दिखाई दे रही है, ये जगह एक्चुअली खाली नहीं होती, इसमें हमारे मेनिस्कस या शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने घुटने को चला पाते हैं, या इसमें फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होता है। बट जैसे जैसे ये बीमारी हमारी बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जगह कम होती चली जाती है, या इस तरफ या इस तरफ या फिर इस जॉइंट में। लेकिन वो जहाँ पर हमारा वेट ज़्यादा पड़ रहा होगा, अगर हमारा नॉर्मल जो हमने देखा था पहले कि नॉर्मल हमारा वेट सेंटर में आना चाहिए, ये हड्डी के सेंटर में वेट आना हमारा चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा वेट सेंटर में नहीं पड़ता, एक जगह पे पड़ता है या इस तरह पड़ता है, तो वहाँ पे जो घर्षण है या फ्रिक्शन है या रगड़ना है या घिसाव है घुटने का, वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो वो जिस स्पेस में कम हो जाएगा उस तरफ ये स्पेस कम हो जाएगा, तो घुटना वहाँ पे बेंड हो जाएगा, घुटने में डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, घुटने में टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। इस टेढ़ेपन को हम जीनू वेरम या जीनू वेलगम डिफॉर्मिटीज कहते हैं, या फिर इस प्लेन में देखें तो इसको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। हाँ, जैसे कि हमने अभी देखा कि उसमें घुटने में टेढ़ापन आता है, इसको दिखाने के लिए ये हमारे पास एक किसी पेशेंट का एक्सरे है, जिसमें हम देखते हैं कि ये फीमर है, हमारी टिबिया बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, इसको ये बिल्कुल अंदर की तरफ झुक गई है। दोनों लेग्स में आप देख रहे हैं ये डिफॉर्मिटीज है, इसको हम बो लेग डिफॉर्मिटीज बोलते हैं, ताकि इसमें जो बाहर का स्पेस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ स्पेस खत्म हो गया, ये जो स्पेस घिस गया है, तो अंदर जो शॉक अब्जॉर्बर थे हमारे घिस गए हैं, यहाँ घिस गए हैं, यहाँ पर ये जो हड्डियाँ थोड़ा आपस में स्पेस बढ़ गया। इसको आगे कैसे रोका जाए कि मतलब ये डिजीज नहीं, हाउ टू प्रिवेंट इट? जहाँ तक इसके प्रिवेंशन का ताल्लुक है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो हमें इसके प्रिवेंशन के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, ताकि इसके हम इफेक्ट से, जो बुरे इफेक्ट है, इससे बच सकें, इससे हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही बदलना पड़ता है। लाइफस्टाइल को बदलने का मतलब है कि हमारी पूरी की पूरी सुबह से लेकर रात तक जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो हमें 6 to 8 आवर्स की नॉर्मल साउंड स्लीप होनी चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरी बात, सुबह उठ के हमें अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और उसमें से कम 1 लीटर पानी सुबह के पहले घंटे में पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं कि इसमें पानी की क्या जरूरत पड़ेगी, ओस्टियोआर्थराइटिस में पानी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्टिलेज स्ट्रक्चर हमारा 70% तो पानी ही है। अगर हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी तो उसका इफेक्ट हमारी कार्टिलेज पे भी पड़ेगा, उसके डिहाइड्रेशन होंगे, उसमें फिशर्स आने शुरू हो जाएंगे, उसमें क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पानी की मात्रा शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम इस चीज़ से बच पाएँ। दूसरी बात, हमारी हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमें एक फिक्स कैलोरीज पूरे दिन में लेनी चाहिए, ताकि हम एक एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग ना करें, हमारे जंक फूड ना खाएं, हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल रखें। हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स है वो कम रहना चाहिए। जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा, हमारे घुटनों पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, वो ज़्यादा घिसेंगे, ज़्यादा रगड़ खाएंगे और ज़्यादा अंदर हमारे तकलीफ बढ़ेगी। न्यूट्रिशन में हमें ध्यान देना है कि हमें वो न्यूट्रिएंट्स खाने हैं जिसका हमें फ़ायदा होता हो, जिसमें हमें विटामिन D है, कैल्शियम है, जो हमें जिंक है, मिल्क है, अंडा है, फिश है, ये चीज़ें हैं जो हमारी बोन को, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं हम, अखरोट है, केला है, इनमें कैल्शियम की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए इन चीज़ों को हम ज़्यादा अपने खाने में लेना चाहिए।
दूसरी बात है स्टेयर क्लाइंबिंग या फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉकिंग डेली होना चाहिए। 25 से 30 मिनट एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल को 25 से 30 मिनट वॉक करना चाहिए। एक रेगुलर साइकिल्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है कार्टिलेज की, जो उसकी हाइड्रेशन में, उसकी न्यूट्रिशन में उसकी हेल्प करती है। जब हम ज़्यादातर बैठते हैं, कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि 2 घंटे से ज़्यादा हमारी कंटिन्यूस सिटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा सिटिंग करते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड जो सिनेरियो बन गया है, हमारे जो यंग लोग हैं, जो ऑफिस गोअर्स हैं, वो ज़्यादातर लोग घरों से काम कर रहे हैं, सारा दिन अपने लैपटॉप के साथ काम जुड़े रहते हैं। तो उनको ये हिदायत देना ज़रूरी है कि वो 2 घंटे बाद अपना एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा चल लें, थोड़ा अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, थोड़ी बॉडी की एक्टिविटी कर लें, ताकि वो बॉडी की जो जॉइंट्स हैं, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, उसमें कार्टिलेज की हाइड्रेशन, कार्टिलेज की न्यूट्रिशन प्रॉपर होती रहे। लगातार खड़े होने से, लगातार सिटिंग होने से, लगातार लॉन्ग जर्नीज पे जाने से, लॉन्ग एयर ट्रेवल्स होने से, जहाँ पे नॉन स्टॉप आपकी फ्लाइट्स हैं, वहाँ पर भी हम सब लोगों को एडवाइस ये करते हैं कि बीच में उठ के चलना चाहिए। लगातार एक जगह बैठना अच्छा नहीं है। इसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, वन इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जब भी पेशेंट हमारे पास शुरू में आता है, किसी भी स्टेज पे आता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो बीमारी की असेसमेंट होने के बाद उसको प्रोग्रेशन को रोका जाए, उसको कम किया जाए ताकि आगे ना बढ़े। पेशेंट को कुछ हिदायत दी जाती हैं कि अपने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना वेट कम करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन करें, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसकी ओवर एक्टिविटी भी अच्छी नहीं है और अंडर एक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। स्टेयर क्लाइंबिंग उसको कम से कम रखना चाहिए, स्क्वाटिंग पोस्चर उसको अवॉइड करने चाहिए, नी बेंडिंग पोस्चर्स को अवॉइड करने चाहिए। तो डेली हम उसको एडवाइज करते हैं कि 20-25 मिनट या 30 मिनट तक उसकी एक ब्रिस्क वॉकिंग डेली होनी चाहिए। अगर वो पेशेंट को इतनी तकलीफ है कि वो चल भी नहीं सकता, तो पहले हम उसके मसल्स की एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। उसमें क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग की जाएंगी। आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड ग्लूटियस, ये मसल्स की एक्सरसाइज बताई जाएंगी। मेडिसिन जहाँ तक ताल्लुक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड का यूज कर सकते हैं। प्लेटलेट्स एंड स्टेम सेल्स कैन ऑल्सो बी इंजेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये हमारे जो मेडिसिन हैं, कई बार हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करते हैं जब पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और एक्यूट पेशेंट कंडीशन में पेशेंट आता है, तो कभी हम स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं इंट्रा-आर्टिकुलर, ताकि उसके जोड़ के अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है। तो जहाँ तक हमारे सर्जिकल पार्ट की बात है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरू की स्टेजेस में पेन बहुत ज़्यादा रहता है या किसी चीज़ से आराम नहीं मिलता, पेशेंट की एज ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग इवेल्युएट करते हैं एक एमआरआई करने के बाद। एमआरआई में पता चलता है कि उसमें कोई मेनिस्कस में टियर आ गया है, तो अगर ये मेनिस्कस टियर आइसोलेटेड है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो हम इसको आर्थोस्कोपिकली या दूरबीन के द्वारा इस मेनिस्कस को रिपेयर कर सकते हैं, या इस मेनिस्कस का जो फट गया हिस्सा उसको हम निकाल सकते हैं। या अगर कार्टिलेज में कुछ इरोजन्स आ गए हैं, कुछ सिस्ट बन गए हैं, या सब कॉन्ड्रल बोन इरोजन आ गए हैं, तो उसको हम लोग आर्थोस्कोपिकली उसको ठीक किया जा सकता है। या तो माइक्रो ड्रिलिंग कर सकते हैं, या उसमें हम मोज़ेक रिपेयर कर सकते हैं। तो कई तरह के प्रोसीजर्स हम आर्थोस्कोपिकली इस पर कर सकते हैं उसको करने के लिए। अगर पेशेंट के हम देखते हैं एक्सरे के अंदर कि उसका एक कंपार्टमेंट ज़्यादा ख़राब है, मीडियल या लेटरल कंपार्टमेंट ज़्यादा ख़राब है, तो उस कंपार्टमेंट को हम लोग ताकि वेट बेयरिंग एक्सिस उसका पेशेंट का चेंज करने के लिए हम उसकी एक ऑस्टियोटमी, ताकि उसका हम एक्सिस चेंज कर पाएँ, जहाँ वेट पड़ता है उसको हम कोशिश करें कि नॉर्मल वेट बेयरिंग एक्सिस पे ले आएँ। उसको हम लोग हाई टिबियल ऑस्टियोटमी के ज़रिए इसको ठीक किया जा सकता है। अगर फिर भी कुछ पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि ये घुटना का एक पार्ट खराब हो गया है, एक कंपार्टमेंट खराब हो गया है, तो हम इसमें यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें हम आधा घुटना बदल देते हैं, जबकि आधा घुटना पेशेंट का अपना ही रहता है। लेकिन जब हमें लगता है कि 3 में से 2 कंपार्टमेंट खराब हो चुके हैं, या तीनों कंपार्टमेंट्स उसके पेशेंट के घुटने के खराब हो चुके हैं, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता, तब हमें घुटना बदलने की सलाह ही देनी पड़ती है। Thank you so much, sir, for your valuable information regarding osteoarthritis of knee.